नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिरकार युद्ध के 13वें दिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को फोन किया। लगता है दोनों देशों के बीच खटास इतनी बढ़ चुकी है कि फोन पर हुई बातचीत की सूचना ईरान के राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में नहीं दी। क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? इसके साथ साथ भारत को लेकर और भी कई सारी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। $1 92.42 का हो गया। इससे नीचे रुपया कभी नहीं गया। भारत के शेयर बाजारों में रक्तपात मचा हुआ है। आज भी सेंसेक्स और निफ्टी में भयानक तबाही रही। सेंसेक्स 1470 अंक और निफ्टी 488 अंक नीचे। सेंसेक्स 3 महीने में करीब 11,000 अंक नीचे आ चुका है। भारत के निवेशकों को आज 9.5 लाख करोड़ का झटका लगा। अपनी कमाई को डूबते देखना, गैस के सिलेंडर के लिए लाइन में लगने वाले भारतीयों को क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को क्यों फोन किया? 12 दिन तक फोन क्यों नहीं किया? उसके पहले खाड़ी के देशों को उन्होंने फोन किया, एक एक देश को। युद्ध शुरू होने से पहले इस्राएल की यात्रा पर गए, युद्ध के बाद नेतन्याहू से फोन पर बात की और ईरान का नंबर आता है 13वें दिन। तभी हमारी नजर इस बात पर पड़ी कि रूस और पाकिस्तान से बातचीत की जानकारी देने वाले पेजेश्कियां ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को लेकर ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान को फोन करने में देर कर दी? कर तो दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं कि भारत ने खामेनेई की हत्या की निंदा की है या नहीं। उन्होंने इतना लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति से क्षेत्र की गंभीर परिस्थिति को लेकर चर्चा हुई, तनाव बढ़ने और लोगों की जान जाने और बुनियादी ढांचों के नुकसान को लेकर गहरी चिंता जताई। भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हो और वस्तुओं और ऊर्जा के गुजरने में कोई बाधा ना आए। भारत ने शांति और स्थायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। 12 मार्च की रात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है कि उनकी बातचीत ईरान के राष्ट्रपति से हुई है, मगर ईरान के राष्ट्रपति ने कोई ट्वीट नहीं किया। 13 मार्च की शाम 6:30 बजे जब हम अपना वीडियो एडिट कर रहे थे तब तक पेजेश्कियां का ट्वीट नहीं आया। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने जहाजों के लिए रास्ता मांगा? उन्होंने साफ साफ ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा, मगर उनके ट्वीट में इतना लिखा हुआ है कि भारत की प्राथमिकता है कि वस्तुओं और ऊर्जा का आवागमन बेरोक टोक जारी रहे। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। यह एस जयशंकर का ट्वीट है। 2 पंक्ति में सूचना है। पहली पंक्ति में कहा गया है ईरान के विदेश मंत्री से कल रात बात हुई। दूसरी लाइन में कहा जा रहा है द्विपक्षीय मसलों के साथ ब्रिक्स से जुड़े मसलों पर बात हुई। क्या भारत ने होर्मुज को लेकर ईरान से बात की? ब्रिक्स मैटर के नाम पर क्या विदेश मंत्री होर्मुज का जिक्र करने से बचना चाहते हैं? इसका जवाब या इशारा भी जयशंकर के ट्वीट से नहीं मिलता। ईरान ने भी नहीं कहा कि भारत ने होर्मुज को लेकर उससे बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की जानकारी देश की जनता को 17 शब्दों में दे रहे हैं, लेकिन अब आप इसी बातचीत के बारे में ईरान के विदेश मंत्रालय का ट्वीट देखिए। 195 शब्दों का ट्वीट है। इससे पता चलता है कि ईरान भारत के बारे में क्या सोचता है। उसकी भाषा इस तरह की है जैसे भारत को सुना रहा हो। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री से रीजनल और इंटरनेशनल मसलों पर बात की। अरागची ने विदेश मंत्री को उन हमलों और उत्पीड़न के बारे में बताया जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की सरकार, ईरान और सेना हमलावरों के खिलाफ अपनी रक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रीजनल से लेकर
इंटरनेशनल संस्थाएं इस हमले की निंदा करें। बहुदेशीय सहयोग के लिए ब्रिक्स की भूमिका पर जोर दिया, लेकिन यह भी कहा कि ब्रिक्स को मौजूदा संकट में रोल अदा करना चाहिए। बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने कहा उनका देश रीजनल और इंटरनेशनल मंचों पर द्विपक्षीय और बहुदेशीय मसलों के विस्तार के लिए तैयार है। तो कितना कुछ आपको अरागची के ट्वीट से पता चलता है, क्या क्या बातचीत हुई। ब्रिक्स का जिक्र क्यों आया होगा? क्योंकि भारत इस वक्त ब्रिक्स का चेयरमैन है और ब्रिक्स की तरफ से युद्ध को लेकर कोई बयान नहीं आया। ईरान पर हमले की निंदा नहीं की गई। तो ईरान ब्रिक्स के नाम पर भारत को क्यों इशारा कर रहा है, क्यों याद दिला रहा है? अगर ईरान भारत से यह कह रहा है कि अमेरिका और इस्राएल ने उस पर आक्रमण किया, उसका उत्पीड़न किया, एट्रोसिटीज की और उसकी निंदा की जानी चाहिए, तो इसका मतलब है कि वह भारत को भी इशारा कर रहा है कि भारत को निंदा करने की जरूरत है। भारत के विदेश मंत्री अपने ट्वीट में इतना कम बता रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री साफ साफ सब कुछ बता दे रहे हैं। इसी से पता चलता है ईरान भारत को लेकर क्या सोच रहा है। यह भी नोट करना चाहिए कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं किया है। शिकायत का टोन तो है, मगर संयम के साथ आदर भी है। बस ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के फोन को लेकर ट्वीट नहीं किया। ईरान ने अपने समर्थन के रूप में दिखाने की भी जरूरत नहीं समझी कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने फोन किया है, और ना विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के जहाजों को गुजरने की गुजारिश की है। 12 मार्च को खूब खबर उड़ी कि ईरान ने भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री आरागची के ट्वीट से इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन 12 मार्च को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान से इतना अंदाजा जरूर मिला कि होर्मुज को लेकर भारत कुछ पहल तो कर रहा है, बस होर्मुज का नाम नहीं लिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज तुर्की के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बयान दिया है कि ईरान की अनुमति से उसका एक जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास किया है। अगर ईरान ने भारत को अनुमति दी होती तो आपको क्या लगता है, भारत की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता? लेकिन बीजेपी ने अभी से प्रचार करना शुरू कर दिया है। अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो डाला है कि एक बार फिर भारतीय कूटनीति की जबरदस्त जीत हुई है। भारतीय टैंकरों और शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। भारत ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता सुरक्षित कर अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इस वीडियो को भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट किया है, लेकिन इसकी किसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की कि ईरान ने भारत को होर्मुज से जहाज ले जाने की अनुमति दे दी है। अगर ऐसा होता तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने ट्वीट में राष्ट्रपति पेजेश्कियां को धन्यवाद नहीं देते कि भारत के संकट को समझते हुए होर्मुज से जहाज गुजरने की अनुमति दे दी गई है? भारत के विदेश मंत्री 4 बार ईरान के विदेश मंत्री को फोन कर चुके हैं, 4 बार। अगर अनुमति मिली होती तो क्या भारत के विदेश मंत्री एक बार भी इसकी जानकारी नहीं देते? अगर यह जानकारी उनके स्तर के लायक नहीं है, तब फिर उन्हें विदेश मंत्री बनाने वाली बीजेपी वीडियो बनाकर कूटनीति की जीत क्यों बता रही है, जबकि भारत के कितने ही जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहाँ पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए
उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। As Mr. Rajesh Sinha ji said, one oil tanker of India has moved. Does it indicate some sort of an arrangement we have got on safe passage? नहीं, ये जो आपको मैंने बताया जो ऑयल टैंकर जग प्रकाश है, ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, सो इट डजंट हैव टू क्रॉस द हॉर्मुज टू गो, इट इज एक्चुअली लाइंग इन द ईस्ट। और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में इज कैरिंग गैसोलीन वगैरह, कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहा है, इज गोइंग टू अफ्रीका, गोइंग देयर, बट इंडियन फ्लैग। मंत्रालय के बयान का यही मतलब है कि भारत का जो एक जहाज रुका हुआ था वो होर्मुज पार कर नहीं आया है। वो पहले से ओमान की खाड़ी में था। उस पर लदा हुआ तेल अफ्रीका के किसी देश के लिए था। ये भारत नहीं आ रहा था, अफ्रीका जा रहा था। गोदी मीडिया और बीजेपी में जगप्रकाश नाम के इसी जहाज को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि ये जहाज ना तो भारत आया है और ना ही इस पर भारत का सामान लदा है। इस पर भारत का झंडा लगा है, लेकिन ये होर्मुज पार कर अफ्रीका नहीं गया है। सवाल है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 2-3 दिनों में ईरान के विदेश मंत्री को फोन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को फोन किया। क्या अब वैसी दोस्ती नहीं रही कि फोन करते ही होर्मुज से जहाज चालू हो जाए? उधर अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे अस्थायी रूप से वापस ले लिया है। सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी गई है। कुछ दिन पहले यही खबर आई थी कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। विपक्ष ने सवाल उठाया, अमेरिका कौन होता है भारत को अनुमति देने वाला? मगर सरकार के समर्थकों ने अपने लेखों में ऐसा समा बांधा कि यह भारत की कूटनीतिक जीत है। अब पता चल रहा है अमेरिका अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटा रहा है, सभी देशों को तेल खरीदने की अनुमति दे रहा है। ईरान ने अमेरिका की इतनी तो हालत अच्छी कर दी है कि उसे रूस से प्रतिबंध हटाने पड़ रहे हैं। क्या आपको अब भी लगता है ईरान हारने की स्थिति में है? आज ईरान के अलग अलग शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। इन रैलियों को सरकार के समर्थन में बताया जा रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियां और विदेश मंत्री आरागची ने भी सड़कों पर मार्च किया। स्पेन, इटली, कनाडा के बाद जर्मनी ने भी कहा है कि वह ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। इसका मतलब है बिना मतलब किए गए इस युद्ध को यूरोप के हां में हां मिलाने वाले देश भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। गजा के समय इनके पास हमास के हमले का एक बहाना भी था, लेकिन इस बार इन्हें कोई तर्क नहीं मिल रहा। उधर भारत में मंत्रालयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से इनकार किया गया कि गैस के सिलेंडर की कोई दिक्कत है। इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि घर से खाना लेकर आइए, फूड कोर्ट है, कैंपस है, मेन्यू लिमिटेड हो गया है। ऐसे कार्यक्रम ना करने की हिदायत दी गई है जिसमें केटरिंग की जरूरत पड़े। कैंटीन कमेटी ने कर्मचारियों को ये ईमेल से भेजा है। पुणे इन्फोसिस कैंपस की रिपोर्ट है। हिंदू की रिपोर्ट है कि एलपीजी की कमी के कारण कोच्चि में 100 होटल बंद हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के क्राइसिस को लेकर रिपोर्ट छपी है कि बात रेस्तरां से आगे चली गई है। ईंटों टाइलों को बनाने वाले, सिरेमिक कांच का काम करने वाले, शमशान, लॉन्ड्री, अस्पतालों के किचन, सड़क के ठेले वाले, कम्युनिटी किचन, सब पर असर हो रहा है। दुनिया तेल के दामों के $150 प्रति बैरल तक जाने की तैयारी में लग गई है। यूरोप के बाजार के और भी गिरने की आशंका जताई जा रही है। खाड़ी के देशों को $15 अरब का नुकसान हो चुका है। मलेशिया कह रहा है उसकी सब्सिडी का बिल बढ़ने वाला है। जापान की मुद्रा येन भी निचले स्तर पर है। और भारत में एक जहाज के गुजरने की अपुष्ट खबर को लेकर बीजेपी वीडियो बना रही है। इंडोनेशिया में बिजली बिल के 16% बढ़ने की आशंका है। युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक भारत में बैंक निफ्टी 11% तक नीचे आ गई है। अगर आप उन 13 करोड़ लोगों में से हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है और शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं कि पैसे बढ़ जाएं, तो यह समय आपका नहीं है। बाजार वापस आता रहता है, लेकिन पिछले 3 महीने में भारत का सेंसेक्स 11,000 अंक नीचे आ गया। लोगों के पैसे उड़ते जा रहे हैं, लेकिन धीरज रखिए। नोटबंदी भी आप भूल गए, वैसे ही आप यह भी भूल जाएंगे।
कभी तो बाजार ठीक हो ही जाएगा। कुछ दिनों तक हमारा सारा वीडियो देखिए, मार्केट मत देखिए। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।